हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे जो विविध प्रश्न का अर्थशास्त्र से आपके जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम में यहाँ से 5 से 10 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। पहला क्वेश्चन है, सुदीर्घकालिक गतिहीनता का तात्पर्य क्या है। सुदीर्घकालीन गतिहीनता से क्या तात्पर्य होता है। जो सुदीर्घकालीन गतिहीनता होता है वो क्रमिक अवधि में जो है समृद्धि की सीमांत दर में कमी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सामान्यतः अगर देखा जाए तो मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं जबकि पूर्ति में वृद्धि न होने के कारण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग अधिक के कारण जो है मूल्य स्तर में लगातार तेज संचयी तथा अस्थायी वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार मूल्य स्तर में वृद्धि तथा मुद्रास्फीति की आवश्यक दशा मानी जाती है। ठीक है, और ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति तथा मंदी दोनों की स्थिति साथ साथ बनी रहती है उसी को क्या कहते हैं, सुदीर्घकालीन गतिहीनता माना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मूल्य सूचकांक का प्रधान उद्देश्य है इसमें हुए परिवर्तनों को मापना। तो ये हुए परिवर्तनों को मापना क्या कहा जाएगा एक मूल्य सूचकांक के प्रधान उद्देश्य को। तो रुपए की खरीद शक्ति के स्तर को मापना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थोक मूल्य जो होता है निर्देशांक का संकलन उद्योग जो होता है मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार कार्यालय के साप्ताहिक स्तर पर होता है। और पहला जो थोक मूल्य सूचकांक जो है जारी किया गया था वो 1942 से शुरू किया गया था। ठीक है, और 1942 से शुरू करके जो है शुरू हुआ, जबकि उसका आधार वर्ष 1939 में ही कर दिया गया था और वो 100 रुपये माना गया था। ठीक है, और हाशिम सर थे, उनकी अध्यक्षता में गठित एक कार्यदल समिति बनाई गई थी, एक रिपोर्ट बनाया गया था जो आगे चल करके जो है 1999 में इसकी संस्तुति दी गई और थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर जो है 81-82 से हटा करके जो है 93-94 कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो प्रधान उद्देश्य होता है इसमें परिवर्तनों का मापन जो होता है ये रुपए की खरीद शक्ति पर जो है निर्भर करता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रय शक्ति समता पीपीपी के मामले में भारत की क्रम संख्या क्या है। भारत की क्रम संख्या क्या है पीपीपी के मामले में। तो इसकी चौथी रैंकिंग है। ठीक है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत के मामले में भारत का स्थान जो है चौथा है। प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है। ठीक है, दूसरे पे जापान है, तीसरे पे चीन है। ठीक है, और चौथे पे जो है भारत है आपका। तो यहाँ पे अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार जो है भारत का तीसरा स्थान हो गया है 2020-21 के आंकड़े के अनुसार। ठीक है, तीसरा स्थान है भारत का, इसको याद रखिएगा। ये उस समय का प्रश्न है तो वहाँ पे चौथा था और इसमें देखिए 3 दिया भी नहीं है, तो यहाँ पे इसमें वर्तमान में अगर लेटेस्ट पूछेगा तो तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 उद्देश्य है जनसंख्या को इस वर्ष तक स्थिर कर देना। तो जो 2000 में उद्देश्य बना था जनसंख्या नीति का, जनसंख्या को कम करने का, स्थिर करने का, तो कब तक के लिए था। तो 2045 तक की संकल्पना ली गई है। ठीक है, 15 फरवरी 2000 को सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की थी जिसमें बल दिया गया था कि 2045 तक जो है जनसंख्या में स्थिरता की स्थिति प्राप्त कर ली जाएगी। और जनसंख्या नीति का तात्कालिक उद्देश्य जो है निरोधीकरण, स्वास्थ्य रक्षा, अवस्थापन, समन्वित प्रसूति सेवा स्वास्थ्य कर्मियों आदि से के जो है संबंध में पिछली जनसंख्या नीति के प्राप्त उद्देश्यों को जो है पास करना होगा। ये इसका उद्देश्य मुख्य रखा गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब पारित किया गया था तो 15 फरवरी 2000 को। ठीक है, तो ये भी इसको भी याद रखिएगा। और जनसंख्या को किस वर्ष तक स्थिर रखा जाए की संकल्पना ली गई है तो 2045 तक। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य इससे है। तो प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है तो कृषि से। ठीक है, कृषि किस में आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के तहत जो है कृषि एवं वानिकी को सम्मिलित किया जाता है, जबकि द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण एवं निर्माण तथा तृतीय क्षेत्र में आपका हो जाता है। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या हो जाता है, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, वित्त, बीमा, ये सब जो है तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है,
और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और निर्माण कार्य होते हैं, और पहले क्षेत्र में कृषि में, ठीक है, कृषि वानिकी इसको जो है प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकासशील अर्थव्यवस्था का एक घटक नहीं है, पूछा है। विकासशील अर्थव्यवस्था का एक घटक नहीं है, तो पूंजी निर्माण की उच्च दर जो है आपका, ये विकासशील अर्थव्यवस्था का एक घटक नहीं माना जाता है, ठीक है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रमुख घटक जो है वो जनसंख्या वृद्धि है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, गरीबी है, अस्थिरता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता है, ये सभी जो है आ जाएंगे। लेकिन ये पूंजी निर्माण की उच्च दर जो है ये इसमें शामिल नहीं होता है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित अभिसूचक जिसको इंडेक्स विकसित किया गया है इसके द्वारा, तो ये विकसित किया गया है विश्व बैंक का पर्यावरणीय प्रोत्साहन योग्य विकास प्रभार के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हरित सूचकांक की अवधारणा का विकास जो है 2001 में विश्व बैंक का पर्यावरणीय प्रोत्साहन योग्य विकास प्रभाग द्वारा जो है किया गया था। कब? 2001 में, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का एक पैरामीटर नहीं है? मानव विकास सूचकांक का एक पैरामीटर नहीं है, तो इसमें आपका मानव विकास सूचकांक की अवधारणा जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दी थी, ये आप लोग जानते होंगे। और यह 3 वचनों को शामिल करता है, आय संभाव्यता, ठीक है, दूसरा है शिक्षा, और तीसरा था आपका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ठीक है। ये तीनों था, इसमें ये दोनों शामिल पैरामीटर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। कॉमन अंक सबको दिया गया था, कॉमन नंबर दिया गया था। तो जो अर्थशास्त्री महबूब उल हक थे, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, उन्होंने मानव विकास सूचकांक के जो है 3 पैरामीटर बताए थे, आय संभाव्यता, दूसरा था शिक्षा, तीसरा था प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ठीक है। ये दोनों उसमें नहीं शामिल थे, इसलिए दोनों यहाँ पे गलत हो जा रहा है, इसलिए कोई आंसर नहीं हो सकता है। तो ये 3 आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने दिया था? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दिया था, ठीक है। और इन्होंने 3 प्रकार की इसमें पैरामीटर बताए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास का एक आर्थिक निर्धारक नहीं है? विकास का एक आर्थिक निर्धारक नहीं है, पूछा है। तो सरकार पर विश्वास, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय होता है किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है, ठीक है। और सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इसमें प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी, ये सभी जो है इसके मुख्य तत्व माने जाते हैं, लेकिन सरकार पर विश्वास इसका एक अंक नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता अधिकार नहीं है? उपभोक्ता अधिकार नहीं है, पूछा है। तो सूचना का जो अधिकार है ये उपभोक्ता अधिकार नहीं माना जाता है, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार के तहत जो है सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जबकि सूचना का अधिकार जानने से संबंधित है, ये उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, ये जानने से संबंधित है, ठीक है। तो इसलिए उपभोक्ता के अधिकार में शामिल नहीं होता है, और ये तीनों जो है उपभोक्ता के अधिकार में शामिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला ये प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है, कई प्रश्न में, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है, पूछा है। भ्रष्टाचार का कारण नहीं है, तो भूमंडलीकरण ये भ्रष्टाचार का कारण नहीं हो सकता है। गरीबी, महंगाई, निरक्षरता, ये सभी कारण हो सकते हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण से, इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, इसके कारण गरीबी, निरक्षरता, महंगाई वृद्धि होती है, ठीक है। तो आप लोग जान ही रहे हैं, गरीबी, महंगाई, निरक्षरता, ये सभी जो है इसके कारण है, वो भूमंडलीकरण वो अलग है, पर्यावरणीय संबंधी ये तथ्य है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार मानना कब बंद कर दिया गया था? कब बंद हुआ था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया था? तो
1978 में, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन में, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकार से हटा करके जो है इसको कानूनी अधिकार बनाया गया था। इसे जो है अब संविधान के अनुच्छेद 300 के क में, ठीक है, 300 के क के द्वारा जो है विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औसत उत्पादन लागत वक्र APC और औसत विक्रय लागत वक्र जो है ASC को किस प्रकार जोड़कर हम कुल औसत लागत वक्र AC प्राप्त करते हैं। तो इसको क्षैतिज रूप में भी हम कर सकते हैं, ठीक है, क्षैतिज रूप में भी हम इसको देख सकते हैं और लंबात्मक रूप में भी देख सकते हैं। दोनों के रूप में निकाल करके हम जो है औसत लागत वक्र निकाल सकते हैं, चाहे इसका मान हमें निकालना हो चाहे इसका मान हमें निकालना हो, ठीक है। तो यानी क्षैतिज रूप और लंबात्मक रूप दोनों रूपों में भी इसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी किसी भी प्रकार से निकालना हो औसत लागत वक्र तो हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न चित्र में यक्ष अक्ष पर प्रदर्शित की गई मुद्रा की माप किस उद्देश्य हेतु की गई है। देख लीजिए यहाँ पे ये जो मुद्रा की माप है ये ग्राफ किस उद्देश्य को निर्धारण कर रहा है। तो ये सट्टा के उद्देश्य से, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मुद्रा की माप के 3 उद्देश्य माने गए हैं, ठीक है। पहला होता है व्यापारिक उद्देश्य जिसको हम ELT से देखते हैं, और दूसरा आपका होता है पूर्वोपाय उद्देश्य, ठीक है, जिसको हम ELP से देखते हैं, और तीसरा होता है पूर्वकल्पी उद्देश्य, ठीक है, पूर्व में संकल्पना किया गया उद्देश्य यानी पूर्वकल्पी उद्देश्य जिसको हम ELS से डिनोट करते हैं, ठीक है। अर्थात अगर देखा जाए मुद्रा की कुल मांग अगर देखा जाए तो LT प्लस LP प्लस LS, ठीक है, इसमें जो LT तथा LP हैं दोनों की आय के स्तर पर जो है Y निर्भर कर रहा है, ठीक है, दोनों की आयु पर जो है ये Y जो है निर्भर कर रहा है। जबकि पूर्वकल्पी प्रेरक की मांग जो है ब्याज दर पर निर्भर करता है, ठीक है। जो पूर्वकल्पी उद्देश्य होता है यानी LS जो होता है ये मांग की ब्याज दर पर यानी उसका ब्याज कितना हो रहा है उस पर ये निर्भर करता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो ग्राफ बन रहा है ये जब ये ब्याज दर है यानी ब्याज दर जो होता है वो सट्टेबाजी का कार्य भार होता है, ठीक है। मान लीजिए हम किसी को रुपए दे रहे हैं तो उसका हम ब्याज लेंगे तो वो किधर ग्राफ जाएगा तो वो आपका ग्राफ झुकता हुआ जाएगा, वो पूर्वकल्पी हो जाएगा यानी LS को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये सट्टे के उद्देश्य से कर सकता है। अगला क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय किसको दिया जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग तो ये अमेरिकी गणितज्ञ डेंटजिंग को, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग एक गणितीय मॉडल है जिसके द्वारा जो है अधिकतम लाभ या न्यूनतम लागत ज्ञात किया जाता है, और इस विचार को देने का श्रेय जो है मुख्य रूप से गणितज्ञ डेंटजिंग को दिया जाता है जो अमेरिकी एक गणितज्ञ थे, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनु एल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन से हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं इरविन फिशर, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। और इन्होंने इस पुस्तक में जो है मुद्रा के विभिन्न रूपों की व्याख्या किया है, ठीक है, मुद्रा के विभिन्न रूपों का व्याख्या इस पुस्तक में इन्होंने किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण उत्पन्न करता है। तो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण क्या उत्पन्न करता है। आंतरिक बचतें और बाह्य बचतें दोनों को जो है वो उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक जो हैं एडम स्मिथ है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस पुस्तक का पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, इसका पूरा नाम था। और इसके लेखक थे एडम स्मिथ, और ये जो है 1776 में प्रकाशित हुई थी। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, ठीक है, अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। तो तीनों पॉइंट को याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, यदि श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी तो उसका मजदूरी स्तर क्या होगा? तो बढ़ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सामान्यतः श्रमिकों के मजदूरी का निर्धारण सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। यदि श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ेगी तो मजदूरी स्तर में भी जो है वो वृद्धि होगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अशास्त्रीय पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिक्स। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक के लेखक जो है हिक्स हैं, और इन्होंने इस पुस्तक में जो है अनधिमान वक्र या कहा जाए तो तटस्थता वक्र की व्याख्या की थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए क्या किया जाता है? तो ग्रामीण गरीबी को उत्पादक पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संभावित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1980 को किया गया था, और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु जो है ऋण उपलब्ध कराना। यह कार्यक्रम जो है 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर दी गई थी। ठीक है, तो इस आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर भी और लाइक भी जरूर कीजिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, जीवन निर्वाह विकास की ऊंची दर किस अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है? तो ये कृषि क्षेत्र की ऊंची विकास दर पर निर्भर करती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र पाए जाते हैं, जो कृषि होता है, पहला कृषि हो जाता है, दूसरा उद्योग हो जाता है, तीसरा सेवा हो जाता है। इन क्षेत्रों में जीवन निर्वाह विकास की ऊंची दर जो है कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है, जो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। ये भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लगान मजदूरी एवं लाभ को आर्थिक विकास प्रक्रिया में शामिल करने वाले अर्थशास्त्री हैं? तो ये रिकार्डो हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिकार्डो को जो है क्लासिकल अर्थशास्त्री माना जाता है। रिकार्डो को क्लासिकल अर्थशास्त्री माना जाता है। इन्होंने ही लगान मजदूरी एवं लाभ को आर्थिक विकास प्रक्रिया में जो है शामिल किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत के नाम से अभिहित किया? तो ये किया था बोल्डिंग ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जितनी कीमत देने के लिए तैयार रहता है और वास्तव में जितना मूल्य वह वास्तव बाजार में देता है, इन दोनों के अंतर को हम जो है उपभोक्ता की बचत कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी परिभाषा और ऐसा जो है नियम बोल्डिंग ने दिया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की समग्र बचतों में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है? तो ये घरेलू क्षेत्र। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में समग्र बचतों में जो है सर्वाधिक योगदान घरेलू क्षेत्र का होता है, और इसके बाद जो है निजी क्षेत्र आ जाता है। दूसरे नंबर पे जो है निजी क्षेत्र आता है तब। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, घरेलू क्षेत्र पहले पे आता है, निजी क्षेत्र आपका दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा।